जय भवानी, जय शिवराय। छत्रपति शिवाजी महाराज को और राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ माँ साहब को वंदन करके मैं श्री व्याख्याता प्राचार्य दादा साहेब कोरेकर पाटिल आज एक देश को स्वतंत्र करने वाले महान सेनानी की जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिनका नाम है बाबू सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, ऐसा नारा लगाकर लोगों को प्रेरणा देने वाले बाबू सुभाष चंद्र बोस का जन्म आज के दिन 23 तारीख जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में जानकीनाथ और प्रभा देवी के पुत्र के रूप में हुआ और आगे चलकर वे भारत के एक महान नेता बने। अर्थात जब वे स्कूल जाने लगे तो प्रोटेस्टेंट स्कूल में, अर्थात यह अंग्रेज लोगों का स्कूल था और जहाँ ज़्यादा तौर पर अंग्रेज बच्चे पढ़ते थे, जहाँ ये बच्चे हिंदी छात्रों को उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, वो उन्हें गालियाँ देते थे। ये देखकर बाबू सुभाष को बहुत बुरा लगता था। एक बाल्यावस्था में ऐसे संस्कार अगर ये बच्चे और उनके माँ बाप उनका करते हैं और जो हमारे हिंदुस्तानी लोगों का द्वेष करते हैं, ऐसे लोगों से बाबू सुभाष चंद्र बोस इनके बचपन में ही नफरत पैदा हुई। आगे चलकर वे कलकत्ता के एक कॉलेज में दाखिल हुए। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पूरी होने के बाद जब कॉलेज चले गए तो कॉलेज में ओटन नाम का एक प्राध्यापक था अंग्रेजी का। ये महाशय हिंदी बच्चों को, लड़कों को या जवानों को, तरुणों को तुच्छ समझते थे और उसी प्रकार की बात करते थे। इसीलिए सुभाष बाबू को बार बार गुस्सा आता था, लेकिन करे तो क्या करे, वे आखिर अंग्रेज प्राध्यापक थे, राज अंग्रेजों का था। इसीलिए कुछ काल तक चुप बैठे। एक दिन ओटन साहब ने क्लास के एक विद्यार्थी की पिटाई की और इस पिटाई करने के बाद सुभाष बाबू को गुस्सा आया। वे उन्हें प्रिंसिपल के पास ले गए, ओटन साहब को प्रिंसिपल साहब के पास ले गए और उनसे शिकायत की। अर्थात उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी और कुछ दिन ऐसे ही चले गए। 15 दिन के बाद उन्होंने फिर दूसरे लड़के की पिटाई की। इस पर वे बहुत गुस्सा आ गया उनको, सुभाष बाबू को, और उन्होंने ओटन साहब की पिटाई की। इस पर उनको कॉलेज छोड़ना पड़ा। वे उस समय बीए में पढ़ते थे और कॉलेज तो छोड़ना पड़ा, अब करे क्या। उस साल कुछ नहीं किया, अगले साल फिर वे बीए पास हो गए। उसके बाद उन्होंने आईएएस किया और वो कलेक्टर बनना चाहते थे। परीक्षा तो कलेक्टर की उन्होंने पास की, लेकिन उन्हें कलेक्टर नहीं बनना था, सरकारी नौकरी नहीं करनी थी। इसीलिए वे अपने गुरु चित्तरंजन दास के कॉलेज में प्राध्यापक बने और उसी समय उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, एक संगठन स्थापन किया जो देशभक्ति से प्रेरित था। ऐसे कुछ दिन जाने के बाद उन्होंने सोच लिया क्या अंग्रेज अधिकारियों के जितने भी पुतले हैं कलकत्ता में या और कहीं, उनको तोड़ डाले, और उसी प्रकार वो कार्यक्रम जारी रहा। लेकिन पुतले तोड़ने से देश स्वतंत्र नहीं होता। सन 1940 में जून महीने में उनके स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर से भेंट हुई और वे दोनों नेता मिल गए। स्वातंत्र्य वीर सावरकर, जिन्होंने अभिनव भारत नाम की क्रांतिकारियों का संगठन स्थापन किया था और वो पूरे दुनिया में फैल गया था,
इंग्लैंड में ज्यादा तौर पर उनके इस सदस्य इस संगठन के कार्य करते थे। उन्होंने सुभाष बाबू से कहा, दोनों नेता एक दूसरे से मिल गए। दोनों का विचार एक था। पहले सुभाष बाबू राष्ट्रीय कांग्रेस के 51वें अध्यक्ष रहे, लेकिन गांधी जी के साथ उनके मतभेद हो गए। गांधी जी शांति चाहते थे और शांति का कार्यक्रम उनके सामने था। देश को आजाद करेंगे तो शांति से करेंगे। सुभाष बाबू को यह मंजूर नहीं था, सावरकर को यह मंजूर नहीं था। ऐसे में देश कभी स्वतंत्र नहीं होता। सावरकर तो हमेशा कहते थे कि देश आजाद होगा बंदूक की गोली से। देश जब आजाद करना है तो गोली तो दागनी ही पड़ेगी, और यही विचार सुभाष बाबू के थे। स्वातंत्र्य वीर सावरकर ने सुभाष बाबू से सलाह दी कि बाबूजी, आप हिंदुस्तान छोड़कर बाहर चले जाए। अभी दूसरा महायुद्ध शुरू हो रहा है और इस महायुद्ध में अंग्रेज इनको दबाना हमारे लिए आसान है। अब देश के बाहर जाइए, हिटलर से मिलिए, शत्रु राष्ट्र से मिलिए, जापान के कुछ नेताओं से मिलिए और देश को आजाद करने के लिए उनकी सहायता लेकर हिंदुस्तान पर आक्रमण करिए, जहां अंग्रेजों का राज है। अंग्रेजों को यहां से निकाल देने का यही एक मार्ग है। ये दोनों नेताओं में बातें होने के बाद सुभाष बाबू कलकत्ता आ गए और उनको बंदी बनाया गया, नजर कैद में रखा गया। लगभग 1 महीना बीत गया होगा। सुभाष बाबू ने सोच लिया कि इतिहास की पुनरावृत्ति करें। छत्रपति शिवाजी महाराज आगरे के किले में कैद थे और एक दिन वो वहां से गायब हो गए। औरंगजेब की इतनी कड़ी निगरानी में रखे गए। ये महाराष्ट्र के महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज अगर बंदी खाने से बाहर निकलते तो मैं क्यों ना निकलूं, और इसीलिए उन्होंने सोच लिया, दाढ़ी मूछें बढ़ाई और एक दिन एक मौलवी का रूप धारण करके अंग्रेज पुलिस के सामने ही वे वहां से बाहर निकले। बाहर कड़ा पहरा था, फिर भी किसी भी अंग्रेज सिपाही ने उनको नहीं पहचाना। वे काबुल गए, काबुल से ताशकंद मास्को में चले गए, पेशावर जाने के बाद मास्को में चले गए, मास्को से बर्लिन चले गए और हिटलर से मिले। और हिटलर ने उनको हिंदुस्तान के राष्ट्रपति के रूप में घोषित किया गया। वे बोले, हम तो 8-10 करोड़ के नेता हैं, लेकिन बाबू सुभाष चंद्र बोस तो 40 करोड़ लोगों के नेता हैं, और इसीलिए देश तो स्वतंत्र करना है, हम उनकी जरूर सहायता करेंगे। लेकिन उस पर हिटलर ने कहा कि बाबूजी, तुम्हें किसी हिटलर की भी जरूरत नहीं। तुम्हारा देश स्वतंत्र हो सकता है केवल छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को प्रेरित करना है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो अनुयायी हैं उनको प्रेरित करो, तुम्हारा देश स्वतंत्र जरूर हो जाएगा। और इसी प्रकार उन्होंने जो अंग्रेज से लड़ते हुए, क्योंकि दूसरा महायुद्ध शुरू था और जो अंग्रेज सरकार की ओर से जो सिपाही लड़ रहे थे वो इंडियन थे, हिंदुस्तानी थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। जापानियों ने गिरफ्तार किया, जर्मनी के लोगों ने गिरफ्तार किया जो युद्ध में हारे, और उनको इकट्ठा करके एक फौज बनाई गई, उनको सुभाष बाबू के हाथ सौंप दिया। उसके पहले सुभाष बाबू जाने के पहले राज बिहारी घोष और सरदार अजित सिंह, इन दोनों ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। सुभाष बाबू बर्लिन में आने के बाद, सिंगापुर में आने के बाद, यह सारी फौज उन्होंने उनको दे दी और उनको आजाद हिंद सेना का सेनापति बनाया। 1943 में उन्होंने सिंगापुर में राष्ट्रीय सरकार बनाई और उसके बाद युद्ध की घोषणा कर दी। 12,000 लोगों की पलटन जो थी उनके 8 हिस्से बनाए गए और उसके बाद
8 ग्रुप बनाने के बाद उन्होंने लड़कियों की एक पलटन बनाई, औरतों के पलटन बनाए, जिसे रानी झांसी नाम दिया गया, और इसकी कैप्टन थी लक्ष्मी स्वामीनाथन। मतलब औरतों भी देश की आजादी के लिए आगे बढ़ी, और बटालियन में जितने भी 12,000 सैनिक थे जो अंग्रेजों के चंगुल से छूट कर हिटलर के पास आए थे, उनको भी सुभाष बाबू को सौंप दिया और युद्ध शुरू हुआ। बाबू सुभाष चंद्र बोस का एक ही नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वंदे मातरम वंदे मातरम, चलो दिल्ली चलो दिल्ली। और ऐसा करके हिंदुस्तान की ओर बढ़ रहे थे। आसाम में आए, कोहिमा उन्होंने जीत लिया, लेकिन जागतिक जो युद्ध शुरू था उसमें मित्र राष्ट्र मतलब इंग्लैंड, अमेरिका, रशिया वगैरह एक ओर, दूसरी ओर थे जापान, जर्मनी, इटली वगैरह, और इसमें आखिर हिटलर की हार हुई, शत्रु राष्ट्र की हार हो गई। और यहाँ कोहिमा जीतने पर भी उनकी हार हुई, ब्रिटिश जीत गए। इसीलिए सुभाष बाबू वापस जा रहे थे, और वापस वो फिर जापान जाना चाहते थे। हवाई जहाज में बैठकर जाते वक्त दुर्घटना हो गई, और इसी में सन 1944 में वे इस दुर्घटना में शहीद हो गए। तो अपने देश पर मर मिटने वाला ये जवान, एक IAS अधिकारी, मतलब जो कलेक्टर होने वाला था, उसने कलेक्टर न होते हुए अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए खाकी वर्दी पहनकर पूरे देश को चेतना दी। वे चाहे सफल हुए या असफल हुए बात अलग है, युद्ध में हार जीत हो जाती है, लेकिन अपनी मातृभूमि के लिए आजाद करने के लिए बाबू सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सारी जिंदगी दांव पर लगा दी, और आखिर यह भारत माता का लाल इस देश को आजाद बनाते हुए या बनाने की कोशिश में शहीद हो गया। फिर भी इसमें से एक अच्छी बात हुई, बाबू सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजादी फौज को अगर सफलता मिली या नहीं मिली, हो सकता है नहीं मिली, लेकिन अंग्रेजों ने सोच लिया कि अब हम ज्यादा देर तक राज नहीं कर सकते। उन्होंने सोच लिया कि ऐसे क्रांतिकारक अब दुनिया में पैदा हो गए भारत के सपूत, कि जो हमें चैन से जीने नहीं देंगे और राज करने नहीं देंगे। इसीलिए आगे चलकर हिंदुस्तान आजाद बना। उसके पीछे इन क्रांतिकारियों की, चाहे सावरकर हो चाहे सुभाष बाबू हो, इन्होंने अपना सारा जीवन देश पर कुर्बान किया। देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ कष्ट उठाए, और आखिर देश स्वतंत्र हुआ। सावरकर जिंदा थे, उन्होंने अपनी मातृभूमि को देश स्वतंत्र होते हुए, अपनी मातृभूमि स्वतंत्र होते हुए देख लिया, लेकिन बाबू सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे, फिर भी वे अमर हो गए। और ऐसे महान सपूत को आज उनके जन्मदिन पर मैं उनको उनको और उनकी स्मृति को लाख लाख प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।